हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है उसका सेकेंड टॉपिक। सेकेंड चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसके सेकेंड टॉपिक का नाम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जहां पर हम बात करेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया कि होता है, क्यों होता है, किसने किया, ये तो हमने सारी चीजें समझ ली। अब हम एक्चुअली में आ गए हैं कि वो क्लासिफिकेशन है क्या, जहां पर पहले क्राइटेरिया यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सारे ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में सारे ऑर्गेनिजम्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया। फिर सारे ऑर्गेनिजम्स को फोर ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो कहलाया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन इसमें इतना ही नहीं है। कौन से ग्रुप्स थे, ग्रुप्स को किस बेसिस पर बनाया गया, किसने बनाया था, कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे गए, और जो शुरू के क्लासिफिकेशंस थे उनके क्या ड्रॉबैक्स थे, इस पर भी क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ये वाली चीजें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। क्लियर? तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है क्या। तो कोर्स मॉड्यूल मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। पहले हम करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं हर चैप्टर के, फिर हम उससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। आप उसे डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। देन वी मूव ऑन टू दी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। हर चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। फिर होता है लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड हिस्ट्री है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। किस साइंटिस्ट, कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, उनका क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, क्या काम था उनका जिस पर उन्होंने इतनी जो भी अपनी डिस्कवरी है वो दी, कौन से ईयर में दी, ये सारी चीजें सेपरेटली। देन वी गो ऑन टू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आ चुके हैं उस चैप्टर से रिलेटेड उसे हम सॉल्व करते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस रखते हैं। वीकली टेस्ट पेपर्स होते हैं। वीकली टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। गाइडेंस अबाउट हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कंसिस्टेंट कैसे बने रहना है, इस बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एंड देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। हर चैप्टर का वन शॉट रिविजन मिलेगा और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। क्लियर? तो ये हो गई हमारे कोर्स मॉड्यूल की बात। और अब हम आ गए हैं मेन टॉपिक पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो जब भी मैं बोलती हूँ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इतना तो समझ में आता है कि दो किंगडम बना दिए गए, और वो दो किंगडम कौन से थे? प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक, तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ओल्डेस्ट। क्या हुआ कि इसको एक कहानी की तरह समझो। भाई देखो, हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, जैसे हम कुछ नई आदत डालना स्टार्ट करते हैं या कोई भी नया काम चालू करते हैं, तो धीरे 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 उस काम में अपना परफेक्शन आता है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई गेम हो। आप लूडो भी अगर घर में खेल रहे हो मम्मी पापा भाई बहनों के साथ बैठ के, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, मैं भी करती थी। तो अगर आप वो भी खेल रहे हो तो देखो शुरू के समय में क्या होगा कि मम्मी पापा से हार जाएंगे, फिर थोड़ा ऐसा होगा कि थोड़ा टक्कर में मैच होगा, फिर ऐसा होगा मम्मी पापा को हरा देंगे। ऐसे ही होता है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही स्टेज वाइज हमारा क्लासिफिकेशन हुआ। पहले जो क्लासिफिकेशन आया बिल्कुल साधारण सिंपल क्लासिफिकेशन, देखते ही बोल दिया भाई तुम प्लांट हो गए, तुम एनिमल हो गए, सबसे पुराना। धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, जैसे जैसे पढ़ाई, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, वैसे वैसे स्टडीज भी आगे गई। जैसे स्टडीज आगे गई तो हमारा क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो बढ़ने लगा। और जैसे ही हमारा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बढ़ा तो पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, तो फिर समझ में आया कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठती हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जब बनाया तो भाई समझ में आया कि इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो सही नहीं बैठते, तो हमें एक और क्लासिफिकेशन बनाने की जरूरत है। तो फिर बनाया गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और उसके बाद बनाया गया वो, उसमें भी कुछ कमियां लगी तो सर आर.एच. विटेकर ने कहा नहीं सब फेल, मैं बताता हूँ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाओ। तो एट लास्ट बनाया गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी बनाया गया था, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो कि सर आर.एच. विटेकर ने दिया था। अभी सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आ गई, और हमें एक बात और समझ में आई कि जो क्लासिफिकेशन हर बार हो रहे थे उसमें देखो कुछ कमी जरूर थी, तभी नया क्लासिफिकेशन बना। जब भी कोई नई चीज आती है तो पुराने वाले में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तभी कोई नई चीज आई होगी, नहीं तो पुराने वाला अगर सही होता तो आप नई चीज क्यों खरीदते। सपोज आप फोन की बात कर लो, अगर आपका
पुराना फोन अच्छा चल रहा है तो आप नया फोन नहीं खरीदोगे, और अगर नया फोन आया है तो पुराने में दिक्कत होगी, नया क्लासिफिकेशन आया है तो पुराने क्लासिफिकेशन में दिक्कत थी। तो क्वेश्चन कभी कभी इस चीज से भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से किंगडम का क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या इतनी कहानी समझ में आई? तो जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमें हर क्लासिफिकेशन की कम से कम 3 बातें याद रखनी है। पहला, वो क्लासिफिकेशन किसने दिया, उस क्लासिफिकेशन में हुआ क्या क्या था। दूसरा, उस क्लासिफिकेशन में कौन से ग्रुप्स बनाए गए थे, ग्रुप्स के क्या कैरेक्टर्स थे। ठीक है, तो पहला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन का, फिर उसके कैरेक्टर्स और फिर उसके ड्रॉबैक। ये 3 चीजें हमें इस 3 हेडिंग में हमको पढ़ना है। क्लियर? इतना ओवरव्यू समझ आ गया। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद 3, 4, 5, तो ये तो समझ में आता है कि 2 किंगडम सबसे पुराना होगा। तो सबसे ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था सर कार्लेस लिनस ने। जो कि किसने दिया था? सर कार्लेस लिनस ने दिया था 1758 में। ठीक, ही डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड, यानी कि पूरे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप उन्होंने बनाया प्लांटे, दूसरा ग्रुप उन्होंने बनाया एनिमेलिया। प्लांटे में ऑब्वियसली सारे के सारे प्लांट्स होते थे और एनिमल में सारे के सारे एनिमल होते थे। यानी कि जब हम ये बोलते हैं कि सर कार्लेस लिनस ने क्लासिफिकेशन, कहानी की तरह सुनोगे सारा याद हो जाएगा, पढ़ने की तरह सुनोगे तो शायद टाइम लगेगा याद करने में, पर याद मैं करा दूंगी, दिमाग में मैं घुसा दूंगी, ये बात पक्की है। तो इसीलिए कहानी की तरह सुनो, जल्दी याद हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जब सर कार्लेस लिनस आए, उनने अपना क्लासिफिकेशन दिया। क्लासिफिकेशन में उनने ये कहा कि भाई जब मैं ऑर्गेनिजम्स को देखता हूं तो मुझे देखकर समझ में आता है कि कुछ पत्तियां प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में। पत्तियों का शेप तो एक जैसा होता है, चाहे बड़ी पत्ती हो चाहे छोटी पत्ती हो, बड़ी वाली लीफ हो छोटी वाली लीफ हो, ऑलमोस्ट एक जैसा शेप कलर होता है, तो देख के आप समझ जाते हो लीफ है। तो जो भी स्ट्रक्चर उनको लीफ की तरह, स्टेम की तरह, रूट की तरह दिख रहा था, उन्होंने कह दिया तुम सब के सब क्या हो, प्लांट, इधर आ जाओ, प्लांटे। सिमिलरली जो भी ऑर्गेनिजम्स उनको ऐसे लगते थे कि जिसमें एनिमल के कैरेक्टर्स हैं, एनिमल के कैरेक्टर्स बोले तो क्या, एनिमल के कैरेक्टर्स मतलब हाथ पैर जैसे, लिम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हो, ईयर्स दिख रहे हो, थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी देख ली, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख लिए, वो देख के लगा नहीं भाई तुम में पत्ती जैसा तो कुछ भी नहीं है, तो तुम इधर आ जाओ, ऐसा करो, सबके सब एनिमल हो जाओ। ठीक है, उन्होंने कुछ भी कंसिडरेशन में नहीं लाया किसकी क्या एनाटमी है, किसकी क्या मॉर्फोलॉजी है, किसकी क्या फिजियोलॉजी है, किसके अंदर क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, इस बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं करी। सीधा सिंपल साधारण क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले आया वो कहलाया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी बात याद रखनी है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? पहली बात हमको ये याद रखनी है, ये दिया था सर कार्लेस लिनस ने। यही चीजें लिखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद कब दिया था? 1758 में दिया था। उसके बाद क्या बोला था? 2 किंगडम बना दिए थे, 2 किंगडम बना दिए थे। वो किंगडम कौन कौन से थे? तो एक किंगडम था प्लांटे, प्लांटे, और दूसरा किंगडम था एनिमेलिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना ही लिखना है, इतने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट, अब बात आती है कि जब प्लांटे बना तो प्लांटे में क्या क्या आया, है ना। तो मैंने आपसे ये बोला कि उन्होंने सिर्फ ये देखा था कि देखने में कौन सा वाला स्ट्रक्चर प्लांट जैसा है, तो बोल दिया तुम प्लांट हो। क्यों ऐसा बोल दिया? देख के उन्हें क्या लग रहा था कि देखो क्या होता है, हर पेड़ पौधे में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे लीफ कॉमन होती है, फ्लावर है तो फ्लावर कॉमन होता है, फ्रूट है तो फ्रूट का साइज लगभग कॉमन होता है, बहुत कम वेरिएशन है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रेप जो है वो बहुत छोटा सा है तो नेक्स्ट जो फ्रूट होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं। ग्रेप है तो मान लो सबसे छोटा वो है तो सबसे बड़ा मान लो वाटरमेलन, इतना बड़ा साइज का वेरिएशन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि प्लांट में जो हर चीज़ का स्ट्रक्चर है, शेप है, वो एक जैसा कहीं ना कहीं होता है। बस उतना देख के इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। किंगडम प्लांटे, ओरिजिनल प्लांट किंगडम इंक्लूडेड। अब आप ये देखो कि इनने इंक्लूड क्या क्या किया था। तो इन्होंने इंक्लूड करा
ध्यान से देखना है, इन्होंने इंक्लूड, अब आपको हैरानी होगी कि मैडम ये इन्होंने कैसे किया। कार्लस लिनस तो भाई मेरे तो फेवरेट है, मैंने आपको बताया था मेरे फेवरेट साइंटिस्ट है, बट उनने ये क्या कैसे कह दिया, उनकी स्टडी में ये कमी कैसे आ गई। हाँ मुझे भी थोड़ा दुख होता है, पर सुनो, इन्होंने बोला कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज के बाद इनके पास जितने भी मॉसेस हैं, जितने भी इनके पास फर्न्स हैं, जितने भी इनके पास कोनीफर्स हैं, ये सब क्या है बेटा, प्लांट है सारे, है ना डियर स्टूडेंट, ये सब क्या है, प्लांट है। एल्गे है, ठीक है, एल्गे है, बैक्टीरिया हो गया, मॉसेस हो गया, फर्न्स हो गया, कॉनिफर्स, एल्गे, और इनने क्या रख लिया था, हाँ प्लांट में सारे आ गए, और जो बड़े ट्रीज या प्लांट्स होते हैं वो भी रख लिए थे, ठीक है। इन सबको इन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया, एक ही ग्रुप में। अब आप सोचो इनने बैक्टीरिया को भी डाल दिया इसमें, बैक्टीरिया इनको कैसे लगा कि प्लांट है। देखो एक चीज ध्यान रखो, जब हम बहुत बारीकी से कोई काम करते हैं ना तो वो काम बहुत अच्छा होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप मान लो घर में आपकी स्टडी टेबल भी साफ कर रहे हो, तो कभी ऐसे साफ मत करो, हाँ बुक्स इधर खिसका दी, पेन उधर खिसका दिए, नोट्स कॉपी उठा के नीचे रख दी, हो गया मम्मी साफ हो गया। ऐसे वाली सफाई करोगे तो तुम्हें भी मजा नहीं आएगा। जब तक के तुम उसको हटा करके प्रॉपरली क्लीन करके फिर एक तरफ बुक्स जमाओ, एक तरफ, ऐसा नहीं कि धक्का मार दिया पेन सारे उधर कर दिए, नहीं, एक तरफ पेन रखो, एक तरफ लैपटॉप या जो भी आपको गैजेट यूज करना है वो रखो, लैंप है तो ऐसा नहीं धक्का मार के साइड कर दिया, हाँ साफ हो गया, बीच में जगह हो गई साफ हो गया, ये नहीं होता। ये क्या है, बारीकी नहीं देखी। इन्होंने कुछ ऐसे ही काम किया था। इनने क्या किया, हाँ चलो ये तुम प्लांट हो गए, ये तुम एनिमल हो गए, अब ये बच्चे कुछ बैक्टीरिया है, अरे ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है, चलो इसको इसमें कर दो। ये इन्होंने वैसी वाली सफाई करी थी, इन्होंने वैसा वाला क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो इनके क्लासिफिकेशन में आप देख पा रहे हो बैक्टीरिया, मॉसेस, फर्न्स, कोनिफर्स, एल्गे, प्लांट, सबको इनने एक ग्रुप में डाल दिया। और क्यों ना होता, देखो उस समय जब कुछ भी नहीं था, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना एडवांसमेंट नहीं था, उस समय इनके हिसाब से क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड था। तो इन्होंने बोला ओरिजिनल प्लांट किंगडम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, इनफैक्ट फंजाई भी, फंजाई को भी इन्होंने इसमें रख दिया। ये तो मैं यहाँ लिखना ही भूल गई थी, फंजाई भी इन्होंने किस में रख दिया, प्लांट में, ठीक। तो फंजाई, एल्गे, लिवरवर्ट्स, मॉसेस, फर्न्स, कोनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल वर इंक्लूडेड इन प्लांटे। सबको इन्होंने प्लांट किंगडम में इंक्लूड कर लिया। तो क्या आपने ये नोट कर लिया? फिर आप बोलोगे मैम आप साइड नहीं हुए थे, पहले ये नोट कर लो, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकेंड वाला, प्लांटे की जब बात चालू करी तो प्लांटे में इन्होंने इन सारी चीजों को रखा था। आप ऐसे कैसे नाम रख लो, ज्यादा इजी लगेगा याद करने में। अब प्लांटे जो था उसमें प्लांट तो हमें समझ में आ गया है ना, प्लांट तो हम समझ गए, लेकिन एनिमल में इन्होंने कैसे रखा, एनिमल में कैसे डिवीजन किया। एक क्वेश्चन इस बात पे आता है एनाइमा और एनीमा और एनाइमा को लेके, एनाइमा और एनाइमा को लेके। तो इन्होंने क्या किया, जब एनिमल देखे तो एनिमल को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक वो जिनके पास आरबीसी था यानी कि लाल कलर का खून था, और दूसरे वो जिनके पास लाल कलर का खून नहीं था। बस ये इनका क्राइटेरिया था। तो बेसिकली इन्होंने बोला जो आरबीसी होता है, एरिथ्रोसाइट होता है, वो अगर प्रेजेंट है तो आप किस में आओगे, एनाइमा में, और अगर आपके पास आरबीसी नहीं है तो आप आओगे अनाइमा में। एनाइमा, अनाइमा, जहां अ लगा है, ए लगा है, वहां पर वो चीज एब्सेंट है, इसीलिए ये लगा है। तो क्या एब्सेंट है, विदाउट रेड ब्लड, रेड ब्लड एब्सेंट है। उसके बाद इन्होंने एनिमल में ये भी देखा कि टेरेस्ट्रियल कौन है, फ्लाइंग कौन है, एक्वेटिक कौन है, ठीक है। ये सिर्फ मुझे आपको इसीलिए बताना था कि इन्होंने ये दो अनाइमा और एनाइमा के ग्रुप फॉर्म किए थे जब एनिमल की बात करी थी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जैसे मैंने प्लांट में बताया कि कैसे उन्होंने डिवाइड किया वैसे ही ये बताया, ठीक है। ये लिख लीजिए, बन गया, ओके। अब आगे बढ़ो, किंगडम प्लांटे को इतना हमें जनरल पता चल गया, प्लांट में क्या था, एनिमल में क्या था। अब किंगडम प्लांटे जो था उसमें इन्होंने कौन से फीचर्स देखे, तो किंगडम प्लांटे में हैव फॉलोइंग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। पहला उन्होंने बोला फॉर्म, साइज और सिमेट्री। तो मैडम फॉर्म, साइज और सिमेट्री में क्या आता है, जैसे मैंने बोला ना कि हर प्लांट में फूल, पत्ती और फल का जो साइज है वो ऑलमोस्ट एक बराबर होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, थोड़ा बहुत वेरिएबल होता है। तो ओवरऑल फॉर्म एंड साइज इज जनरली वेरिएबल इन प्लांट, ठीक है, जनरली वेरिएबल। हाउएवर द शेप, साइज तो वेरिएबल हो सकता है पर शेप वेरिएबल नहीं होता। तो शेप ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स इज नियरली कांस्टेंट, लगभग एक जैसा है।
प्लांट बॉडी इज यूजुअली एसिमेट्रिकल। आपने देखा है ना, कोई ब्रांच कहीं पे उगाएगी, कोई ब्रांच कहीं पर उगाएगी, कोई टेढ़ा हो गया है ना, किसी की कोई ब्रांच छोटी है, किसी की कोई ब्रांच बहुत बड़ी है, तो एसिमेट्रिकल बॉडी है। एसिमेट्रिकल ड्यू टू इट्स इरेगुलर फॉर्म। हाँ बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर चीज से हमें क्या पता चला, 3 बातें पता चली। पहली बात ये कहती है कि साइज जो है वो वेरिएबल हो सकता है। बात समझे, साइज वेरिएबल हो सकता है किसमें, प्लांटे की बात कर रहे हैं। ये नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी कि हम फ्रूट्स, स्टेम, लीफ और फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो उसका साइज वेरिएबल कर सकता है, लेकिन जो उसका शेप है वो कांस्टेंट रहता है। शेप लगभग कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है। फिर आता है कि सिमेट्री कैसी होती है, तो सिमेट्री इर्रेगुलर होती है। सिमेट्री इर्रेगुलर होती है। बात समझ पा रहे हो? बस ये 3 बातें याद कर लेंगे शेप, साइज और सिमेट्री को लेके। शेप कांस्टेंट, साइज वेरिएबल, सिमेट्री इर्रेगुलर, खत्म। प्लांट में पहला पॉइंट इनने ये देखा था, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर दिख रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्लांट हो गया। नेक्स्ट आता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट मतलब क्या होता है, हिलना डुलना, लोकोमोशन मतलब चलना। तो प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं रहा था, है ना। इनका बस ये कहना था कि थोड़ा बहुत स्लाइट मूवमेंट होता है क्योंकि उनके पास मसल्स नहीं होते। एक्चुअली में हमारी बॉडी में आप देखोगे तो हमारी बॉडी में अगर मेरे को मेरा हैंड मूव करना है या मुझे चल के जाना है तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हूँ, उसी वजह से मैं चल पा रही हूँ, उसी वजह से मैं हैंड का मूवमेंट कर रही हूँ। कोई भी मूवमेंट मसल की वजह से हो रहा है। तो मसल्स तो प्लांट में थी नहीं, प्लांट लैक मसल। अब मसल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो इनने बोल दिया कि भाई जिसमें भी मसल नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है, हाँ हवा चली इधर हिल गए, हवा चली इधर हिल गए, बस उतना ही मूवमेंट हो रहा है, सनलाइट आ गई तो थोड़ा सा हिल गए, बस उतना मूवमेंट ही कंसिडर किया था। तो आप और किस में आओगे, प्लांट में आओगे। प्लांट इफ एट ऑल मूव, अगर कभी मूव करते हुए अपना कोई पार्ट, सो वेरी स्लोली, सो डू सो वेरी स्लोली, थोड़ा मूव करा भी ना तो बहुत थोड़ा सा, बिकॉज दे लैक मसल्स, क्योंकि इनके पास मसल्स नहीं होते। प्लांट्स आर मोस्टली रूटेड, एक जगह पर गड़े रहते, रूटेड रहते हैं, एंड इनकेपेबल ऑफ लोकोमोशन, चल के तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, जो दिखेगा वो है मूवमेंट। ऐसा कैरेक्टर किसी में है तो वो प्लांट है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो होती है प्लांट में, ग्रोइंग प्लांट में, वो ग्रोइंग प्लांट में ही होती है ना। तो ग्रोथ कैसी होती है, यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। अरे वो पेड़ है 100 साल पुराना है, ग्रो होते ही चला जा रहा है, होते ही चला जा रहा है। जड़ें जो हैं, रूट जो हैं, उसने इतना ग्रो कर गया कि ग्राउंड में से ऐसे वो आ गई है, वो नहीं होता तड़क जाते हैं अगर स्टोन लगा है, या फिर जो भी सॉइल है वो थोड़ा ऐसे लाइन लाइन दिखने लगती है, रूट इतनी हैवी हो जाती है, इतना घना प्लांट हो जाता है। चलो ऊपर से तो कट कर दोगे, ऊपर से कटिंग करा लेते हैं लोग प्लांट की, लेकिन नीचे जाकर कौन कट करता है, कोई नहीं। तो रूट तो ग्रो कर रही है, ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। तो ग्रोथ इन प्लांट अकर्स एट द ग्रोइंग पॉइंट्स, कहाँ पर होती है, ग्रोइंग पॉइंट्स पे। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो एक मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ कि कैसे नीट में आने वाला क्वेश्चन रिलेट कर जाता है किसी भी सेक्शन से। जब मैं आगे आपको प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगी, प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो मैं वहां आपको बताऊंगी कि प्लांट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है और कहां पर होता है जो उसमें ग्रोथ कराता है। वहां पर मैं आपको एक्सिलरी बड बताऊंगी, है ना, अपाइकल बड बताऊंगी, कैसे सेल्स ग्रो करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मेरिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है ना, तो बस किसी एक लाइन में से उठा के पूछ लिया जाता है। अब देखो ये कंसेप्ट यहाँ पर भी, इसका एक आपको कहना चाहिए अक्स प्रेजेंट है इस पॉइंट पर भी, जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। खूबसूरती है एनसीईआरटी की। ये लाइन जरूर मैं एनसीईआरटी से बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ कि कैसे वो कोरिलेट करते हैं। क्वेश्चन दे देंगे, लिखा रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया है, आप बोलोगे मैम कहाँ लिखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो हमने तो ढंग से पढ़ा ही नहीं। एक एक लाइन का 10-10 पेज का मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो अब बात हो गई कि ग्रोइंग पॉइंट बहुत सारे होते हैं
प्लांट में। इट इज अनलिमिटेड। ग्रोथ कैसी होती है? अनलिमिटेड एंड कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज प्लांट्स लिव। जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक के उसकी जो ग्रोथ है वो होती चली जाएगी। दिस इज वाई लार्जेस्ट लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर अमंग दी प्लांट्स। और इसीलिए इन्होंने कहा कि जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ह्यूज ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? प्लांट। ठीक। सो न्यू ऑर्गन्स सच एज ब्रांचेस एंड लीव्स कीप अराइजिंग थ्रू आउट दी लाइफ। नई नई टहनियाँ आती रहती हैं, नए नए इनमें पत्तियाँ आती रहती हैं, तो ये उनका पूरा जीवन काल में यही चलता रहता है जब तक कि प्लांट मर ना जाए। ये इन्होंने कहा था ग्रोथ के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पर 2 शब्दों में बता दूं तो इनने ये बोला कि मूवमेंट जो है वो बहुत लेस है एंड 1 मिनट लेस है एंड स्लो है। ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि अगर हम लोकोमोशन की बात करेंगे, प्लांट के लोकोमोशन होता है एक जगह से चल के दूसरी जगह जाना, तो वो है ही नहीं, देयर इज नो लोकोमोशन। ठीक। तीसरा इन्होंने बोला कि ग्रोथ कैसी है भैया? ग्रोथ है हमारी, ग्रोथ कैसी है? ग्रोथ है हमारी अनलिमिटेड थ्रू आउट दी लाइफ। थ्रू आउट दी लाइफ ब्रांचेस लीव्स ग्रो कर रही हैं और ग्रोथ अनलिमिटेड है। ठीक। तो इट इज अनलिमिटेड, ग्रोथ इज अनलिमिटेड। इतनी 3 बातें याद रहेंगी, पिछली स्लाइड की 3 बातें और इस वाले की लिख लीजिए आप। लिख लिया? ओके। नाउ अब आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्लांट में भी कई टाइप के होते हैं। मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मैं फिर से बता देती हूँ। मेटाबॉलिज्म होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चलने वाली सारी की सारी रिएक्शंस, चाहे वो किसी चीज को बनाने की रिएक्शन हो, चाहे वो किसी चीज को तोड़ने की रिएक्शन हो, पर कोई भी रिएक्शन अगर हो गई तो वो हो गई मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म भी 2 टाइप के होते थे, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटा यानी कट करना, ब्रेकडाउन जहां पर होता हो, और एना जहां पर एडिशन होता हो। ऐसे करके मैंने आपको याद रखने का बताया था। तो एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, कुछ चीज, कुछ एनर्जी बन रही है। तो ये दोनों प्रोसेस मिल करके कहलाती है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर जगह किसी कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में हो रहा है। तो उसका पहला फॉर्म है न्यूट्रिशन। पहला फॉर्म है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जब हम प्लांट की बात करते हैं, है ना, तो न्यूट्रिशन पहले तो मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ? क्योंकि वहां पर एनर्जी बनेगी, फूड बनेगा। एक्चुअली एनर्जी नहीं, फूड बनेगा। तो कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो वो भी एक रिएक्शन कौन सी कहलाई? मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें प्लांट के अंदर होता है ऑटोट्रॉफिज्म, यानी कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं अपना खुद का खाना? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को ट्रैप कर ले रहा है। सनलाइट मिल गई, एयर मिल गई, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, मिल करके उसने खाना बना दिया, फोटोसिंथेसिस कर दिया, C6H12O6 के फॉर्म में खाना बन गया। मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म हो गया, न्यूट्रिशन मिल गया, न्यूट्रिशन से एनर्जी आ जाएगी। देखो, न्यूट्रिशन इन प्लांट इज जनरली कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक। ठीक। दूसरा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कॉन्सिक्वेंट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल है तो पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस चलती जा रही है। नेक्स्ट, सम आर सेप्रोट्रॉफ। इनके अकॉर्डिंग कुछ प्लांट को इन्होंने, देखो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने बोला था कि प्लांट ऑटोट्रॉफ्स हैं। हाँ मैडम, हमने भी पढ़ा है क्लास 10th में कि हैं, बिल्कुल है। पर इन्होंने ये भी बोला कि कुछ प्लांट सैप्रोट्रॉफ्स हैं। सैप्रोट्रॉफ सड़ी गली चीजें खाने वाले, मतलब सड़ी गली चीज तो नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली में वो सकिंग टाइप होते हैं। सकिंग टाइप जैसे गंदी चीजों में या किसी भी चीज में बैठ गए, वहां से अपना जो सिंपल सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके ले आए और डाइजेस्ट कर लिया। तो मतलब बेसिकली उनको अंदर बॉडी के डाइजेशन नहीं करना पड़ता, बाहर ही सिंपल फॉर्म में मिल जाता है, तो ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता न्यूट्रिशन में। तो सम आर सैप्रोट्रॉफ, ओनली एसेंशियल मटेरियल्स आर अब्सॉर्ब। जिसकी जरूरत थी उसको अब्सॉर्ब कर लिया बॉडी ने, सो देयर इज नो नीड फॉर डेफिकेशन। तो कुछ भैया हमको डेफिकेशन भी नहीं करना पड़ता। डेफिकेशन का मतलब है कि कुछ भी एक्सक्रीट आउट नहीं करना पड़ता। जब इंपॉर्टेंट चीज ही आप अब्सॉर्ब कर रहे हो तो फिर वेस्ट मटीरियल बनेगा ही नहीं, वो भी नहीं किया। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड सच फ्रॉम आउटसाइड। जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं बस उसको एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मिश्रण क्या निकलता है? इसका मिश्रण निकलता है कि जब हमने
मेटाबॉलिज्म की बात करी तो उसमें अब ध्यान रखना, मेटाबॉलिज्म थोड़ा दूर तक चलेगा, लंबी बात होगी। तो मेटाबॉलिज्म जो है उसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ लिया था कि सबसे पहली चीज इसके अंदर होती है न्यूट्रिशन को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर। और हम बात किसकी कर रहे हैं? प्लांट किंगडम की। तो न्यूट्रिशन जो यहां पर होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रिशन जो यहां पर होता है वो होता है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक होने के साथ साथ सैप्रोट्रॉफ्स भी, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफ। अब इसमें अंतर क्या याद रखना है? ऑटोट्रॉफिक में खाना खुद बन गया था, फोटोसिंथेसिस हो गई। सैप्रोट्रॉफ जो है उसने ऐसा का ऐसा अपना एब्जॉर्ब कर लिया इंपॉर्टेंट मटेरियल, एक्सक्रीशन की जरूरत नहीं है। इतनी बात याद रहेगी बस, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट मेटाबॉलिक, अभी है ना, ये बात ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख देती हूं, बात हम अभी भी मेटाबॉलिज्म के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को ध्यान रखना है, मेटाबॉलिज्म को ध्यान रखना है। यहां पर भी मेटाबॉलिज्म के अंदर ही बात हो रही है। सबसे पहले रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो होता है और गैसियस एक्सचेंज, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वहां पर रेस्पिरेशन हो क्यों रहा है? टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखो क्या लिखा है, प्लांट्स टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल द टाइम फॉर कैरिंग ऑन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जहां पर भी मिल गया मतलब कि एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट मेटाबॉलिज्म में हमने क्या पढ़ लिया? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, हाँ बिल्कुल होता है, गैसियस एक्सचेंज पढ़ा है। फिर है फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का प्रोसेस। प्लांट ऑल्सो टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, सेट फ्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया ड्यूरिंग डे टाइम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमने वैसे न्यूट्रिशन में डाला हुआ है, पर न्यूट्रिशन में सिर्फ एनर्जी और फूड की बात हो रही थी, जहां पर दो चीजें इंक्लूडेड थी, इसीलिए हमने फोटोसिंथेसिस ले लिया, पर मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ इसलिए नहीं लिख रही। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। कैसा होता है? प्लांट्स बीइंग पैसिव ऑर्गेनिज्म फॉर्म लिटिल नाइट्रोजनस वेस्ट, हेंस दे लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लांट में एज सच कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं एक ऑनेस्ट बात बताऊं ना, तो प्लांट सबसे अच्छा क्रीचर है। क्यों? जो भी वेस्ट होता है ना वो उसको भी यूज कर लेता है, इट टेक्स द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इवन, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत उसको दिन में पड़ रही है वही रात में वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे साइकिल चल रही है, तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते। तो यहां पर हमने दूसरा क्या पढ़ा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, ठीक है। और रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ लिया? गैसियस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज, ठीक है। तो ये सब भी किस में आते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। इसको लिख लीजिए आप, नोट इट डाउन। डन। नाउ सी द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी। आपको लगता है आप प्लांट्स को इरिटेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते, नर्वस सिस्टम नहीं है, ब्रेन नहीं है जो डिटरमाइन कर ले भाई तुम परेशान कर रहे हो। तो प्लांट्स के साथ देखा है, कोई छोटा आपके घर में अगर पेट होगा तो वो जाकर के गमले में वो जो भी प्लांट लगाए उसको नोच रहा है, खींच रहा है, लेकिन प्लांट ने पलट के कभी कुछ किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सेंस ऑर्गन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, तो वो इरिटेट नहीं होता। जिनके पास ज्यादा समझदारी होती है वो ज्यादा इरिटेट होते हैं, जिनके पास कम समझदारी होती है वो इरिटेट नहीं होते। तो भाई प्लांट साधारण सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसमें इरिटेबिलिटी का फैक्टर है ही नहीं। इरिटेबिलिटी का फैक्टर क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई वेरी स्लोली, बहुत आराम से, बहुत धीरे से एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेंगे। बिकॉज दे लैक सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, क्योंकि उनमें ये सारे ऑर्गन्स नहीं है। तो थोड़ा बहुत माइनर सा इनका इरिटेबिलिटी का फैक्टर तो नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब जैसे टच मी नॉट में आपने टच कर लिया, वो एक स्टिमुलाई था। कीमोट्रोपिज्म, ऑटोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता था, जैसे कि केमिकल के रिस्पेक्ट में जब पोलन ट्यूब अपना ट्यूब बना लेता है तो वो क्या है? कीमोट्रोपिज्म ही है। सनलाइट के एस्पेक्ट में धीरे धीरे सनफ्लावर, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर सन आ गया और सनफ्लावर तुरंत उसकी तरफ मुड़ के देख लेगा, ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे मूवमेंट होता है। तो जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है उसको बहुत आराम से, बहुत धीरे से रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन। तो रिप्रोडक्शन में भाई एक्सटर्नल एजेंट का बहुत सारा काम होता है, क्योंकि जब तक के हवा पोलन ग्रेन को उड़ा के स्टिग्मा पे ना चिपकाएगी, जब तक के बर्ड उसको अपने पॉज में, अपने पॉज बोल रही हूँ, अपने लिम्स में लेकर के नहीं आएगी,
जब तक कि कोई इंसेक्ट उसको लेकर के नहीं आएगी पोलन को, तब तक के पोलिनेशन हो नहीं सकता था। तो एक्सटर्नल जो एजेंट है वो ज़रूरी है, एनवायरमेंटल एजेंट कह लो, एक्सटर्नल एजेंट ज़रूरी है, तभी इसमें रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, तो रीजनरेशन भी हो सकता है। ये दोनों तीनों चीज़ें देखी जा सकती है रिप्रोडक्शन में। देखो, Plants seek service of external agencies such as air, water and insect in sexual reproduction and asexual reproduction and regeneration widespread in plant। ये सारी चीजें प्लांट्स में देखी जाती हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, मेटाबॉलिज्म तो चलो हमने खत्म कर लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर? हम बात कर रहे हैं इरिटेबिलिटी ऑफ प्लांट की, इरिटेबिलिटी ऑफ प्लांट की। तो इसमें हम इरिटेबिलिटी के फैक्टर में एक ये बात लिख सकते हैं कि यहाँ पर वेरी स्लो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वेरी स्लो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, बाहर से जो भी इफेक्ट आएगा उसको धीरे धीरे रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट है इसका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, और यही नहीं, इसके पास रीजनरेशन भी मिल सकता है। तो हम वो भी यहीं पर मेंशन कर लेंगे कि इसके पास रीजेनरेशन भी है। क्या है? रीजेनरेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? ओके। नाउ सी दी नेक्स्ट है सरफेस एरिया। तो मैडम प्लांट के लिए सरफेस एरिया पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? क्यों क्लासिफिकेशन जब करा होगा तो सरफेस एरिया पढ़ा होगा? क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन किसका? सनलाइट का। लीव्स हमेशा ऐसे फैली हुई क्यों रहती हैं? आप जब अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी तो पढ़ोगे कि लीफ जो है वो ऐसी स्ट्रेच्ड आउट क्यों रहती है, वहीं छोटी छोटी सी लीफ एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी क्यों नहीं हो जाती, दूर दूर क्यों है फैली हुई? इसीलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब करे। ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बड़ा है। तो सरफेस एरिया, प्लांट बॉडी इज यूजुअली जो ब्रांच है एंड ऑल इट्स ऑर्गन्स आर एक्सटर्नल, ब्रांचेस बनी हुई हैं, सारे ऑर्गन्स एक्सटर्नल हैं। टू हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिसीविंग मोर सनलाइट विच इज एसेंशियल फॉर इट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में यही काम आएगा। बात समझ में आ गई? दूसरा है रिजर्व फूड मटेरियल। तो रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट में कौन होता है? प्लांट में स्टार्च होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। यहां पर हमने क्या बातें याद कर ली? यहां पर हमने पढ़ लिया कि सरफेस एरिया इज मोर फॉर absorption of या फिर कह देते हैं रिसीविंग ऑफ, है ना? मोर फॉर लिखते चलिए मेरे साथ, मोर फॉर रिसीविंग सनलाइट। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, ये तो हो गई हमारे सरफेस एरिया की बात। दूसरी बात आती है रिजर्व फूड मटेरियल जो प्लांट में होता है वो क्या होता है? वो होता है स्टार्च। अगर ये क्राइटेरिया आप में है तो आप क्या हो? प्लांट हो। लिख लो इसको। लिख लिया? ओके। नाउ वी कम टू सेल स्ट्रक्चर। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी साइंस है कि भाई प्लांट जो है उसका सेल और एनिमल जो है उसका सेल अलग ही होता है। बड़ी साइंस क्यों है मैडम? कितनी डिस्कवरी की होगी जब पता चला होगा ना कि सेल अलग अलग कैसे हैं। तो जब हम प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, जैसे सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा, 50 से 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है वैक्यूल में क्या भरा रहता है? या तो सैप यानी कि पानी भरा होगा, या कुछ और स्टोर करके रखने वाला मटेरियल जो जगह है वो क्या है? वैक्यूल। तो वैक्यूल बीच में प्रेजेंट है, पेरीफेरी की तरफ सारे सेल ऑर्गेनेलिस को, न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को धक्का मार के कोने की तरफ बिठा देता है, खुद बीच में बैठ जाता है। ठीक है, तो सेल वॉल मिल गई, वैक्यूल मिल गया। इनके पास सेंट्रोजोम नहीं होते। सेंट्रोजोम क्या होते हैं मैडम? सेंट्रोजोम वो स्ट्रक्चर नहीं देखा था स्पिंडल फाइबर को सेल डिवीजन के टाइम पे, स्पिंडल फाइबर बनाने वाला छोटा सा एक स्ट्रक्चर जो कि क्रोमैटिड को खींच के अलग कर देता है, वो कहाँ कॉर्नर में प्रेजेंट बैठा हुआ था, वो सेल डिवीजन करवा रहा था। तो सेल डिवीजन करवाने के लिए इनके पास सेंट्रोजोम नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड का मतलब क्या होता है? जो हम प्लांट्स देख रहे हैं उसमें ग्रीन कलर कहाँ से आया? क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आया?
क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट कहाँ से आया? प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है। तो प्लांट या प्लांट के किसी भी पार्ट, जैसे कि टमाटर लाल रंग का है ना, हरी मिर्च का कलर, धनिये का कलर, तो ये सारे जो कलर हो रहे हैं, ये कलर कहाँ से आए? फूलों का कलर कहाँ से आए? ये जो प्लास्टिड था ना, यही सारे कलर दे रहा है। कैसे? प्लास्टिड हमने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर वाला प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता था वो अलग अलग कलर देता था, जैसे ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर। ये कलर कौन देता है? ग्रीन वाला क्लोरोफिल देता था, और केराटिनॉइड और ज़ैंथोफिल जो होते थे वो बाकी सारे कलर देते थे। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता था मैडम? सिर्फ स्टोर करता था, स्टोरेज का काम था उसका। तो प्लास्टिड बेसिकली कलर वगैरह देने के लिए सेल में प्रेजेंट है, किसके? प्लांट के पास। ये जो सेल होते हैं, इट इज विदाउट इंटरमीडिएट फाइबर, डेस्मोसोम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इतनी सारी चीजें मैडम क्या हैं? अटैचमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डेस्मोसोम्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है अटैचमेंट बनाए रखने के लिए, और बाकी सारे जो वैक्यूल है या फाइबर्स हैं वो भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि भाई अब देखो मसल वगैरह होता तो फाइबर होते हैं ना, यहाँ पर वो जो जाइलम फ्लोएम बाद में आता है अलग बात है, पर इसके सेल में ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। ऑफन हैज इनऑर्गेनिक क्रिस्टल। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल से हमारा मतलब है कि कभी सॉल्ट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के, कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है। तो सॉल्ट्स के छोटे छोटे पार्ट्स सेल में फैले हुए होते हैं, तो हम कह देते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स हैं। ठीक, तो देखो एक बार रीड कर लो। प्लांट सेल जो है, इट इज बाउंडेड बाय थिक रिजिड सेल वॉल है, सेंट्रल सैप वैक्यूल है, सेंट्रोजोम नहीं है, सेंट्रोजोम नहीं है, प्लास्टिड है। इसके बाद इसमें इंटरमीडिएट फाइबर, डेस्मोसोम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो भी नहीं है, और ऑफन इनऑर्गेनिक क्रिस्टल प्रेजेंट है। तो इनऑर्गेनिक क्रिस्टल क्या है? सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स हैं? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सैलेट हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? बस ये हमारे सेल के स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये स्ट्रक्चर सेल में मिल गया तो आप प्लांट हो, लिख लिया? ओके। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल। फंक्शन जो होता है सेल का, वो बेचारा सीधा सिंपल फंक्शन है, अपना खाना बना लेता है, जो भी विटामिन की जरूरत होती है, स्टार्च की जरूरत होती है, बस उतना बना लेता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ज़्यादा मूव नहीं करता, क्योंकि लोकोमोशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की प्रॉपर्टी नहीं है। मसल होती तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्लांट सेल का फंक्शन कैन सिंथेसाइज ऑल नीडेड अमाइनो एसिड्स, कोएंजाइम एंड विटामिन्स, सारी चीज़ बना लेगा, है ना, सिंपल सिंपल चीज़ें बनाएगा, बहुत बड़ी हैवी चीज़ नहीं बनाएगा। प्लांट सेल है, छोटा मोटा भी मत समझो, पर काम कर लेता है। नेक्स्ट, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और चेंज फॉर्म, अपना शेप फॉर्म नहीं बदल सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर ये फीचर्स हैं तो आप किस में आ जाओ? चलो आ जाओ प्लांट में। ठीक है, तो प्लांट जब बनाया गया तो ये सारे फीचर्स को कंसिडर किया। अब आती है बात एनिमल की। एनिमल में ओरिजिनल एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन इंक्लूडेड था? तो प्रोटोजोअन इंक्लूडेड था, स्पॉन्जेस इंक्लूडेड थी, इसके बाद जेलीफिश को भी इनने इसमें रख लिया, वर्म्स को रख लिया, इंसेक्ट्स को रख लिया, क्रैब्स को रख लिया, सेंट्रीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर्स, स्नेल्स, स्टारफिश, शार्क, बोनी फिशेस, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स एज वेल एज मैमल्स। यानी कि अगर मैं सीधी सिंपल भाषा में ये कहूं कि इन्होंने प्रोटोजोअन से लेकर बीच में आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म अपटिल मैमल्स सारे के सारे इनने किस में रख लिए? एनिमल किंगडम में, किंगडम एनिमेलिया में रख लिए। कोई दिक्कत है? तो दीज एनिमल्स हैव फॉलोइंग जनरल। अब इनके जनरल कैरेक्टर्स हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। प्रोटोजोअन, स्पॉन्जेस आपको पता है, जेलीफिश पता है, वर्म पता है, इंसेक्ट पता है, क्रैब पता है। सेंट्रीपीड और मिलीपीड क्या होते हैं? सेंट्रीपीड मतलब जिसमें मिलियन अगर पीड है, मिलियन पैर जैसे स्ट्रक्चर है तो मिलीपीड। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, यूनिट्स जो पढ़ते थे, तो मिलियंस हैं तो किस में आ जाएगा? मिलीपीड। सेंटी, डेका, हेक्टो ऐसे करके इन्होंने वर्ड दिया है, सेंट्रीपीड और मिलीपीड। वर्म्स जो होते हैं ना बहुत सारे, जैसे कन खजूरा, बहुत सारे पैर होते हैं,
है ना। तो वो सेंट्रीपीड मिलीपीड उस चीज के लिए बोला गया है, कोई नई चीज नहीं है। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिजम्स आके पढ़ेंगे मैं सब बताती जाऊंगी। स्पाइडर, स्नेल, स्टारफिश, शार्क, बोनी फिश हमको मालूम है, फ्रॉग्स, लिजर्ड, बर्ड्स, मैमल्स हमें पता है। मतलब बेसिकली इनका कहना था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोअन से चालू होंगे और मैमल्स तक जाएंगे, सबके सब हमारे एनिमेलिया ग्रुप के मेंबर्स होंगे। क्या कैरेक्टर्स उनने देखे, तो आओ कैरेक्टर देखो। तो इनने भी देखा फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री। भाई एक ही इंसान की स्टडी है, पॉइंट्स तो बिंदु जो होंगे, पॉइंट्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे, ठीक है। तो इन्होंने देखा वही साइज, फॉर्म एंड सिमेट्री। तो फॉर्म, साइज आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फॉर्म और साइज लगभग एक जैसा होता है। एनिमल बॉडी इज मोस्टली सिमेट्रिकल बिकॉज ऑफ इट्स रेगुलर फॉर्म। अब देखो प्लांट जो था उसमें कहीं से भी ब्रांच बढ़ जा रही थी, कहीं से भी लीव बढ़ जा रही थी, पर हम में ऐसा थोड़ी होता है, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर शेप साइज होता है, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ते, ठीक। मूवमेंट और लोकोमोशन की बात करें, मूवमेंट भी दिखाते हैं, लोकोमोशन भी दिखाते हैं। देखो ये कंगारू भाग रहा है, लोकोमोशन भी दिखाते हैं, मतलब कि चल के जाना एक जगह से दूसरी जगह। तो एनिमल्स कैन ऑफन मूव देयर पार्ट्स रैपिडली, जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं। आप स्पीड देखो कि अपने जो कैट्स होती हैं, कैट्स कितनी एक्टिव होती हैं, दे जंप लाइक एनीथिंग, यू कैन नॉट कैच देम। सिमिलरली लायन, टाइगर, यू कैन नॉट कैच देम। सिमिलरली कंगारू दौड़ने पाएगा, बहुत तेज दौड़ेगा। तो ये जो होते हैं ये रैपिडली मूव करते हैं मसल्स को। दे ऑल्सो जनरली मूव अबाउट इन सर्च ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ज्यादातर अपनी जरूरत की चीजों को हंट करने के लिए ही घूमते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ चलो दौड़ रहे हैं ऐसे ही मजे में, नहीं। खेलना वेलना तो अलग बात होती है, पेट्स भी खेलते हैं तो दौड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लोग मूव क्यों करते हैं, टू कैच द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ क्या होती है भाई, खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, रहने की जगह चाहिए। ये दो चीजें अगर मिल जाती हैं तो चलो जीवन इजी है। तो यही चीज इनको भी चाहिए, इसीलिए मूव कर रहे हैं। फिर आता है ग्रोथ इन एनिमल टेक्स प्लेस प्रोपोर्शनेटली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं होता कि हाथ बढ़ता ही चला जा रहा है, बेचारा पैर छोटा रह गया, ऐसे कभी नहीं होता। प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। इट इज लिमिटेड एंड स्टॉप्स आफ्टर द साइज फिक्स्ड फॉर द स्पीशीज इज रीच्ड। भाई हर स्पीशीज का एक साइज है, उतनी हाइट पे पहुंच जाओगे, रुक जाओगे। आप बोलोगे मैम मेरा जो भाई है वो 6 फीट का, मेरा भाई भी 6 फीट का लंबा, लेकिन हमारी स्पीशीज में एक एवरेज हाइट है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा कोई। एक एवरेज हाइट है, उससे ज्यादा कोई नहीं बढ़ेगा। तो इनने ये कहा कि स्पीशीज में जो भी हाइट बना दी गई है, जो एवरेज बनी हुई है, बनाई किसी ने नहीं है, एवरेज बनी हुई है, इतने ही लंबे लोग होते हैं तो उस हिसाब से हाइट बढ़ती है। एनिमल ग्रोथ इन्वॉल्व एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी यंग। जो छोटे में हमारा ईयर का साइज था, हमारे फेस का साइज था, हमारे पाम का साइज था बचपन में, उससे अब तक में बढ़ गया है ना। तो ऑर्गन्स के साइज बढ़ते रहते हैं, है ना। पहले आप सोचो कि 2 4 6 चम्मच दूध पी लेते तो पेट भर जाता था। अभी तो जब तक के दाल चावल सब्जी रोटी प्रॉपर खाना ना मिले, उसके ऊपर अगर पिज्जा मिल जाए, उसके ऊपर अगर आइसक्रीम मिल जाए, इतना सारा कहाँ जाता है, ऑर्गन का साइज बढ़ गया है। तो साइज बढ़ गया है, बचपन से लेके बड़े होने तक, अडल्टहुड तक साइज बढ़ जाता है। तो वही लिखा हुआ है, एनिमल ग्रोथ इन्वॉल्व्स एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन ऑलरेडी प्रेजेंट इन यंग। न्यू ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्रोथ। अब नया ऑर्गन, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई अगर बच्चा मान लो एक किडनी के साथ पैदा हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि थोड़े समय बाद एक और किडनी उग के आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो पहले से प्रेजेंट है बस वही आगे बढ़ेगा। तो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री। ऐसे नहीं लिखती, पहले हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा फॉर्म। तो फॉर्म कैसा होता है, साइज सेम होता है। तो फॉर्म और साइज को हम एक साथ रख के बोल देते हैं कि ये कांस्टेंट टाइप का होता है। सिमेट्री को हम बोल देते हैं कि ये रेगुलर होती है। सिमेट्री इज रेगुलर, एक रेगुलर सिमेट्री चल रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं छोटा कहीं बड़ा प्लांट नहीं है। फिर आता है मूवमेंट। मूवमेंट कैसा होता है, तो रैपिड होता है, जल्दी जल्दी मूवमेंट हो जाता है, दौड़ने लगते हैं भाई एनिमल, रैपिड मूवमेंट होता है। और लोकोमोशन की बात अगर हम करें तो लोकोमोशन किसी लिए कर रहे हैं, नेसेसिटी के लिए कर रहे हैं, जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक। फिर आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसी होती है, ग्रोथ होती है प्रोपोर्शनेट, प्रपोर्शन में होती है ग्रोथ, प्रपोर्शनेट होती है, इतना लिख लीजिए।
लिख लिया इतना, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ, अब ये तो हमें पता चल गया भाई, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बना, लिनस सर ने बना दिया, बना के बोला एक एनिमल वाला किंगडम है, एक प्लांट वाला किंगडम है। ये भी समझ में आ गया कि प्लांट में कौन से कैरेक्टर रखे, एनिमल में कौन से कैरेक्टर रखे। अब बारी है कि जब इतनी पढ़ाई कर ली थी तो ड्रॉबैक क्या था, क्यों नहीं लागू कर पाए टू किंगडम क्लासिफिकेशन, आगे 3, 4, 5, 6 को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो शॉर्टकमिंग्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्या थी, कमियां क्या थी। इट इज नॉट इजी टू रिकॉग्नाइज लोअर ऑर्गेनिजम्स एज प्लांट और एनिमल, सम ऑफ देम हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ किंगडम एंड मे बी प्लेस्ड, अ फ्यू एग्जांपल्स आर साइटेड। अब मैं एग्जांपल बताती हूँ। इनका ये कहना था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको ना तो आप प्लांट में रख सके, ना प्लांट में रख सकते थे, ना एनिमल में रख सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स फिर कहां जाएंगे, ना प्लांट में रख पा रहे हो ना एनिमल में, तो कहां जाएंगे। उन ऑर्गेनिजम्स का मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूं कि क्या क्या है आगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई है ना। चल इसमें से कुछ लिखना है आप लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं एग्जाम्पल की, इतना लिख लिया, एग्जाम्पल भी यहीं पर लिख लो। एक्चुअली में यहीं पर कम से कम एग्जाम्पल्स याद कर लेना क्या क्या आते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं यूग्लिना, क्लाइमेडोमोनास, फिर आता है स्पॉन्जेस, बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकन, बैक्टीरिया, फंजाई एंड लाइकन, ठीक है। स्पॉन्जेस हो गई, क्लाइमेडोमोनास हो गए, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गई, लाइकन हो गए। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो फिट नहीं होते थे, ना एनिमल में फिट हो रहे हैं ना प्लांट में फिट हो रहे हैं। तो भाई क्यों फिट नहीं हुए, क्या क्राइटेरिया था। सबसे पहले बात करते हैं यूग्लिना की। यूग्लिना जो होता है, ये देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है यूग्लिना का, ऐसा दिखता है यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था, जितना मैं बोलूंगी उतना ही लिखना। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था जिसके पास एनिमल और प्लांट दोनों के फीचर थे, कैसे। इट possess whip-like flagellum for locomotion and a mouth, contractile vacuole, power of contracting body, changing form, reproduction by binary fission, lacks a cell wall। तो ये सब किस में चले गए, एनिमल वाले फीचर में। क्या क्या फीचर बताए। पहला फीचर फ्लैजिला है, ये दिख रहा है, ये थ्रेड ऐसा बड़ा सा ब्लैक कलर का, ये दिख रहा है, ये बड़ा सा ब्लैक कलर का, ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या कर रहा है, चलने में मदद कर रहा है। सब बच्चे जानते हैं, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि फ्लैजिला चलने में मदद करता है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट था इसके पास। तो एक तो दिक्कत यहाँ आ गई। दूसरा, इसके पास माउथ प्रेजेंट है। हमने प्लांट में तो पढ़ा ही नहीं कि माउथ प्रेजेंट है, तो फिर भाई कैसे इसको आपने रख दिया। फिर इसमें आया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब कि जो मूवमेंट कराएगा, मसल जो मूव हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, वो वाला भी प्रेजेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बॉडी को, अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, चेंज कर लेता है अपना फॉर्म। दूसरा, रिप्रोडक्शन करवा देता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता था, एक सेल है उससे 2 सेल डिवाइड होके जब 2 सेल बन जाते थे तो बाइनरी फिजन हो जाता था, तो वो भी हो रहा है, और लैक सेल वॉल भी नहीं है। तो ये सारे फीचर्स किस तरफ चले गए, एनिमल की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर इट कैन बी कंसिडर्ड एज एनिमल। यहाँ पर हम बोल सकते हैं भैया ये फीचर्स हैं तो तुम क्या हो गए, एनिमल हो गए। बट मेनी स्पीशीज ऑफ यूग्लिना ऐसी भी हैं, कुछ नहीं कहना चाहिए, बहुत सारी स्पीशीज यूग्लिना की ऐसी हैं जिनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट, हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। पायरिनॉइड्स प्रेजेंट है, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस भी करा ले रहे हैं। दी स्पीशीज कैन इजीली बी रिगार्डेड एज प्लांट, तो आप इन स्पीशीज को क्या बोल सकते हो, प्लांट से। तो आपको ये समझ में आएगा यूग्लिना में कुछ फीचर्स एनिमल के हैं, कुछ फीचर्स प्लांट के हैं, ठीक है।
अभी कहानी खत्म नहीं होती। ये क्या कर लेते हैं, दे अब्सॉर्ब अमाइनो एसिड्स, अब्सॉर्ब कर लेंगे, मिनरल कर लेंगे थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से अब्सॉर्प्शन भी कर ले रहे हैं। अगेन प्लांट वाला फीचर, सेप्रोट्रॉफ होते हैं, अब्सॉर्प्शन कर लेते हैं, यही पढ़ा था, वो भी कर लिया। फिर आया ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक। और दो टाइप का अगर न्यूट्रिशन कर रहे हैं कि भाई ऑटोट्रॉफिज्म फोटोसिंथेसिस भी कर लिया, सेप्रोट्रॉफिक यानी अब्सॉर्ब भी कर लिया, तो दो टाइप के न्यूट्रिशन हो गए, तो वो कहलाता है मिक्सोट्रॉफिक। अगर एनसीईआरटी बोल रही हूँ, अगर नीट एग्जाम में मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूछ लिया गया मान लो, तो बता दोगे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर कोई ऑर्गेनिज्म दो टाइप के न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करता है, दो टाइप के न्यूट्रिशन चलाता है अपनी बॉडी में। क्लोरोफिल बियरिंग स्पीशीज फर्दर कंफ्यूज टू किंगडम टैक्सोनॉमिस्ट। तो ये जो क्लोरोफिल वाला इनका फैक्टर था, इसने कंफ्यूज कर दिया टैक्सोनॉमिस्ट को। अब समझ नहीं आ रहा प्लांट में रख दें कि एनिमल में रख दें। इफ केप्ट इन द डार्क दे यूज क्लोरोफिल, स्टार्ट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर अंधेरे में रखा है ना, अंधेरे में रखा है तो अपना क्लोरोफिल जो है वो हटा देंगे और खाना अब्सॉर्ब करने लगेंगे। खुद खाना नहीं बना पाएंगे, अंधेरा है, क्लोरोफिल, सनलाइट नहीं मिलेगी, खाना कहाँ से बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करके खाने लगते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द वंस व्हिच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, वो करने लग गए। दे चेंज फ्रॉम प्लांट टू एनिमल, तो प्लांट से एनिमल की तरफ चले गए। अब ये बड़ी समस्या हो गई कि क्या करें भाई, अब कैसे इसको चलाएंगे। तो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि इसे प्लांट में रखें या एनिमल में। ठीक, फिर बात आती है क्लाइमेडोमोनास। ये पिक्चर क्लाइमेडोमोनास का है। ये कैसा है, एक यूनिसेल्युलर एल्गे है, मोटाइल है। मतलब आप देखो इसमें फ्लैजिलम दिख रहे हैं ना, दो, ये फ्लैजिला है, तो ये फ्लैजिलम अगर प्रेजेंट है तो ये अपना मजे से चल सकता है। तो मोटाइल है, फिक्स्ड शेप है, शेप इसका चेंज नहीं होता है, ऐसा ही रहता है। पोजेस फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनली लाइक एनिमल एंड ऑटोट्रॉफिक लाइक प्लांट। अब इसके पास फोटोसेंसिटिव ऑर्गन भी है। सेंसिटिविटी किसका फीचर है, एनिमल का। फोटोसेंसिटिव ऑर्गन है मतलब एनिमल फीचर है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है, प्लांट की तरह खाना खुद बना रहा है। अब समझ नहीं पा रहे, लो भाई प्लांट में रख दें कि एनिमल में रख दें, समस्या हो गई। फिर आया स्लाइम मोल्ड। जब स्लाइम मोल्ड आया तो उसने क्या बोला, ग्रुप ऑफ फंजाई है। स्लाइम मोल्ड क्या है, फंजाई का ग्रुप है। लैक सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल अगर नहीं है तो प्लांट में आना चाहिए था, पर आगे सुनो, सेल वॉल नहीं है, क्रीप कर सकता है, रेंग रहा है। टाइप्स ऑफ इंजेस्ट पार्टिकुलेट मैटर इन दी वेजिटेटिव फेज में, पार्टिकुलेट मैटर अपनी बॉडी में खा ले रहा है। डेवलप सेल वॉल आ गई, क्या आ गई, सेल वॉल डेवलप कर सकता है। पहले मैंने बोला था सेल वॉल होती नहीं है, पर कैपेसिटी है कि बना सकता है सेल वॉल। फिर प्लांट का फीचर फिर आ गया। फिर इन दी रिप्रोडक्टिव फेज जब होगा तो सेल वॉल बन गई। दस दे रिजेंबल एनिमल एट वन स्टेज एंड प्लांट एट वन स्टेज। अब फिर समस्या, प्लांट जैसा भी दिख रहा है यार ये तो, और एनिमल जैसा भी दिख रहा है, बताओ यार रखें कहाँ इसको। तो फिर ये एग्जाम्पल में ने गड़बड़ कर दी पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन में। फिर आई स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं एक जगह पे। देखो पानी में इस तरीके से स्पॉन्जेस फिक्स्ड होती हैं एक जगह पे, है ना, बड़ी सुंदर बड़ी बढ़िया होती हैं स्पॉन्जेस। ठीक है, तो स्पॉन्जेस जो हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, इररेगुलर क्रीचर होती हैं, प्लांट जैसी दिख रही है और इररेगुलर है। देखो सिमेट्री पढ़ी थी ना अभी अपन ने एनिमल और प्लांट की, उसमें बोला था प्लांट्स जो हैं वो एसिमेट्रिकल, कहीं से भी ब्रांच निकल आ रही है, कहीं से भी लीफ निकल आ रही है, लेकिन एनिमल की बॉडी सिमेट्री शो करती है, रेगुलर। ये कैसे हैं, इररेगुलर। क्रिएचर्स लाइक प्लांट, तो मतलब किसकी तरफ गए, प्लांट की तरफ। अब वापस लाएंगे, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई वेरी स्लोली। ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुलाई को। लैक सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन नर्वस सिस्टम भी नहीं है। दे हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म किसी चीज को एज अ होल खा जाए, यानी कि प्लांट को या प्लांट के पार्ट को, एनिमल को या एनिमल के बॉडी पार्ट को एज अ होल खा जाए। आप कोई भी फल पूरा का पूरा खाते हो, एप्पल पूरा खा रहे हो, ऑरेंज पूरा खा रहे हो, तो आप क्या हो गए, होलोजोइक, है ना। तो किसी प्लांट को, एनिमल को या उनके पार्ट्स को अगर कोई एज अ होल खा जाए तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो वो वाला न्यूट्रिशन शो कर रही है बेचारी स्पॉन्जेस। सोचो अब आप, एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल लाइक एनिमल, और एनिमल की तरह नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल दिया। आप फिर समझ नहीं पा रहे प्लांट में रखें या एनिमल में रखें। सिमिलर चीज हुई लाइकन के साथ। लाइकन होता क्या है, इस पिक्चर में देखो, एक प्लांट के ऊपर कुछ हरा हरा आपको लगा हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो लाइकन जो है वो एल्गे और फंजाई के बीच का एसोसिएशन। देखो लाइकन
पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म है विच लैक प्लांट एज वेल एज एनिमल कैरेक्टर। ना तो प्लांट का कैरेक्टर दिख रहा है ना एनिमल दिख रहा है, आप समझ नहीं आ रहा क्या है। दे कंसिस्ट ऑफ एल्गे एंड फंगस। मैंने बोला था ना कि अगर आपको कहीं पर भी लाइकन, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, लाइकन अगर लिखा हुआ मिल जाए तो वो क्या होता है, इट इज फंजाई, फंजाई प्लस हमारा एल्गे। एल्गे होता है ब्लू ग्रीन, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अपना खाना बना लेगा तो खाना दे देता है, और फंजाई जो है वो रहने की जगह दे देता है, तो एसोसिएशन में रहने लगते हैं और वो एसोसिएशन सिम्बायोटिक कहलाता है। लाइकन एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, एक खाना दे रहा है एक मकान दे रहा है, तो लाइकन हो गया। तो ग्रोइंग इन एसोसिएशन, एल्गे एंड फंजाई ग्रोइंग इन एसोसिएशन, ये मैंने आपको बता दिया। यूनिसेल्युलर प्लांट जैसे डायटम्स एंड एनिमल्स, प्रोटोजोआ आर क्लियरली रिलेटेड, दे हैव सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोड्यूस बाय फिजन, दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। ये तो लाइकन की प्रॉब्लम हो गई, एक तो इसको नहीं समझ पाए किस में डालने, प्लांट में डालने की एनिमल में। फिर आया यूनिसेल्युलर, मतलब कि डायटम्स जो होते हैं, डायटम्स अभी अपन आगे पढ़ेंगे, पानी में पाए जाने वाले साबुन के डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर होता है। यस, इट इज रिटन इन दी एनसीईआरटी, मैं नहीं कहती हूँ ऐसा, कि जैसे सोप का डिब्बा होता है ना, ऐसा ऐसे खुलता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है डायटम का, पानी में कलर दिखने लगता है डायटम से, तो वो प्लांट यूनिसेल्युलर और एनिमल यानी कि प्रोटोजोअन। ये समझ नहीं पाए कि क्लियरली रिलेटेड किससे हैं, किस में रखें, प्लांट में रखें एनिमल में रखें। दे हैव सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल्युलर है तो एक जैसी है, और रिप्रोडक्शन भी दोनों फिजन से कर रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में रखें। तो भाई क्यों रखें, जब एक जैसे कैरेक्टर है तो एक ग्रुप में होना चाहिए था, फिर अलग अलग क्यों रखें, ये भी नहीं समझ में आया। अब सोचो सर कार्लस लिनस के काम में इतनी कमियां निकल गई, लेकिन कार्लस लिनस सर के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे, हो गया होगा क्लासिफिकेशन में थोड़ा ऊपर नीचे। तो फोर्थ वाला जो था बैक्टीरिया के बारे में था। बैक्टीरिया प्रेजेंट अ ग्रेट टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा नाक में दम जिसने किया वो बैक्टीरिया। क्यों ऐसा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास, अब तुम फीचर देखो, मजा देखो, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है बट में ऑल्सो हैव फ्लैजिला। तो एक जगह तुम कह रहे हो कि सेल वॉल है, दूसरी जगह तुम कह रहे हो कि मैडम फ्लैजिला भी है, चलो मान लिया। यूज टू मूव अराउंड, फ्लैजिला है तो मूव करने में ही मदद कर रहा होगा, सबको पता है। मोस्ट ऑफ देम आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, अपना खाना बना नहीं पाते ज्यादातर, पर फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। क्लास 10 में जब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था तो कीमो ऑटोट्रॉफिक पढ़े थे, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, है ना। तो ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना रहे थे, कैसे, फोटोसिंथेसिस करके। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी कर ले रहे हैं, ठीक है, अपना खाना भी बना ले रहे हैं। अब आप बताओ किस में रखोगे। दूसरा, द बैक्टीरिया also blue green algae have an organization fundamentally different from that of the other। तो algae और बैक्टीरिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि बॉडी जिस तरीके से बनी है वो बिल्कुल अलग थी। उसके बाद दे आर प्रोकैरियोट्स एंड देयरफॉर लैक न्यूक्लियर एनवेलप, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़कर इनके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनेलीज नहीं थे, बस राइबोसोम प्रेजेंट था। तो ये लो हमने राइबोसोम भी ले लिया। अब क्या बोलें, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि प्लांट में रखें कि एनिमल में, ये लिख लिया। अच्छा पीछे वाला लिख लिया था, लिख ही लिया होगा, मैं एक बार उसको आपको टाइम दे देती हूँ। ये पिछले वाली स्लाइड है, इसके बाद ये, इसके बाद वाली जो अभी अपन ने पढ़ी। अब अपन बात करते हैं येट दे आर कंबाइंड विथ प्लांट्स एंड यूकैरियोट्स। अब आप सोचो ये फीचर्स थे, फिर भी प्लांट्स और यूकैरियोट्स दोनों को कंबाइंड कर दिया गया। हेंस हैव एनवेलप बाउंड। अब ये जो सेल हैं, इनका सेल कैसा होता है वो बताया गया है। तो सेल होता है एनवेलप बाउंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के पास आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियर मटेरियल के पास, ठीक है। एंड सेवरल काइंड्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे रूम्स भी प्रेजेंट है जिसको हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी अपैरेटस पैकेजिंग वगैरह का काम करता था, जो प्लास्टिड मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वैक्यूल स्टोरेज का काम करेगा, इन एडिशन टू राइबोसोम। सारे ही आ गए अब इसमें, ठीक।
They also have mitotic apparatus, meiosis, sexual reproduction, possess double envelope, organization. हर जगह दो आउटर मेम्ब्रेन बनी हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर ले रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन भी कर ले रहा है, मियोसिस भी कर ले रहा है। बेसिकली फंडा जो ये था, प्रॉब्लम जो थी वो ये आई थी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो अभी मैंने बताया ना, क्लाइमेडोमोनास है, फंजाई है, स्पॉन्जेस है, यूग्लिना है, ये बैक्टीरिया है, ये जो है ना, इनका फीचर समझ में नहीं आ रहा था कि प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें। कुछ फीचर प्लांट जैसे लगे, कुछ फीचर एनिमल जैसे लगे, तो बड़ी दिक्कत हो गई। यहाँ भी यही हुआ, प्लेसिंग दीज ऑर्गेनिज्म इन अ सेपरेट किंगडम सीम्स जस्टिफाइड। इसीलिए ऐसा सोचा गया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको अलग से किंगडम में रख दो तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो यही पाया गया। देखो लास्ट लाइन में उन्होंने गिव अप कर दिया, हथियार डाल दिए। प्लेसिंग दीज ऑर्गेनिज्म इन अ सेपरेट किंगडम सीम्स जस्टिफाइड। कह दिया था कि भाई अगर मान लो हम जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ रखना चाहिए, तो सेपरेट किंगडम बना दो, सेपरेट किंगडम बिल्डअप कर देना चाहिए, ये बोल दिया। फंजाई जो है अगर उसको देखोगे तो क्लोरोफिल आर सेप्रोट्रोफिक अनलाइक टिपिकल प्लांट्स। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं है पर सेप्रोट्रोफिक है, जिसमें प्लांट का फीचर नहीं आता, पर इनने किस में रख दिया था, प्लांट में। दे लिव इन देयर फूड सोर्स, जहाँ से खाना मिलता है वहाँ रहने लगती हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम निकालती हैं, अपना खाना डाइजेस्ट बाहर से ही कर लेती हैं, खा लेती हैं। अब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय डाइजेशन, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, हो गया डाइजेशन। देयर बॉडी प्लान इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्लांट, येट दे आर केप्ट इन प्लांट किंगडम। इतने सारे फीचर्स अलग हैं, कोई भी मैच नहीं कर रहा प्लांट किंगडम से, फिर भी प्लांट किंगडम में रख दिया। तो ये कमियां आई थी जिसकी वजह से क्या करना पड़ा, दूसरा क्लासिफिकेशन के बारे में सोचना पड़ा। देखो अपन ने वहां से सोचना शुरू कर दिया था जहां से अपन ये वाली बात कर रहे थे, ये लिखा है ना यहाँ पे, बैक्टीरिया से अपन ने सोचना शुरू कर दिया, चलो नया किंगडम बना देते हैं। फिर देखो और क्या हुआ, कहानी खत्म नहीं हुई। फर्दर मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड नॉट एग्जिट एज क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल ऑर्गेनिज्म इन द बिगनिंग। तो शुरू में ना तो ये प्लांट बन पाए, प्लांट की तरह रिकॉग्नाइज हो पाए, ना एनिमल की तरह रिकॉग्नाइज हो पाए। Early organisms were neither plant nor animal like, some of them later evolved। क्या था कि पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको जब देखा गया तो ना तो वो प्लांट जैसे लगे ना वो एनिमल जैसे लगे। अब दोनों ही सिचुएशन में समझ में नहीं आया कि इनको क्या करना चाहिए। तो ऐसा था एक्चुअली में, जब इवोल्यूशन हुआ तो अब जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे है, और अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ये बोला जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गे से निकल के आज के ज़माने का वो बड़ा बड़ा जो ट्री हमको दिखता है वो बना है। तो ये एवोल्यूशन के थ्रू बना है। तो कितना अंतर आ गया, पहले ऐसा ही था, पहले एनिमल जैसा नहीं लगता था, प्लांट जैसा नहीं लगता था, तो मुश्किल हो जाता था डिफरेंशिएट करना जब इवोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। मैं उस समय की बात कर रही हूँ, ठीक है। इवोल्यूशन के बाद तो कैरेक्टर्स डिफाइन होते चले गए, आदमी जैसा लगने लगा, डॉग हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। तो वो चीज पहले नहीं हुई थी। डेफिनेट प्लांट और एनिमल स्टेटस वाज अटेन्ड क्वाइट लेट इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एक डेफिनेट पैटर्न जो है वो इवोल्यूशन की हिस्ट्री को आप देखोगे तो बहुत समय के बाद हो पाया था, ठीक है। तो ये हो गई थी प्रॉब्लम। देयरफॉर द 236 years old traditional two kingdom system of classification is inadequate and unjustified। आप सोचो, आप ये देखो, सर कार्लस लिनस में आपने कमी तो निकाल दी, पर सोचो 236 ईयर पुराना, इतने सालों पुराना डिकेड जो टू किंगडम सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो भरपाई नहीं कर पाया, उसको अधूरा माना गया, इनएडिक्वेट था और अनजस्टिफाइड माना गया। इट डज नॉट इंडिकेट ग्रेजुअल इवोल्यूशन, जो धीरे धीरे चेंजेस आए उनको वो इंक्लूड नहीं करता। क्लासिफिकेशन इज इंटेंडेड टू गिव नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ओनली। क्लासिफिकेशन में बस मॉर्फोलॉजी वगैरह थोड़ा थोड़ा फीचर देखा गया, पूरा सब डिफाइन नहीं किया गया, तो दिक्कत आ गई। अब इसीलिए हो गया एक और किंगडम डेवलप, एक और किंगडम बना लिया प्लांट के साथ साथ, एनिमल के साथ साथ। तो प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम के साथ जब एक और किंगडम जुड़ गया तो आ गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड, इसमें एक ग्रुप बना दिया गया प्रोटेस्टा, दूसरा बना दिया गया प्लांटे, तीसरा बना दिया गया एनिमेलिया। अभी तक क्या होता था, अभी तक सिर्फ प्लांट और एनिमल होते थे। प्लांट में सारे प्लांट डाल दिए, एनिमल में सारे एनिमल्स डाल दिए, लेकिन इन्होंने एक और बनाया जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रखे गए और उसको बोला गया प्रोटिस्टा।
क्या बोला गया? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या रखा था, ध्यान से देखना, ये ऐसा का ऐसा मुझे सबकी कॉपी में चाहिए फ्लो चार्ट। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रखे गए, प्लांटे में सारे प्लांट्स और एनिमेलिया में सारे के सारे प्लांट्स आ गए। तो ये हो गया हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये दिया था सर अर्नस्ट हैकल ने। किसने दिया था? सर अर्नस्ट हैकल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे नीट लिखकर लिखिएगा, नीट, ठीक है। सो दे प्रपोज्ड एंड क्लासिफाइड ऑल वन सेल्ड, इन्होंने एक सेल के यूकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स जिसमें डिफाइन चीजें दिखती हैं, उनको एक साथ रख दिया था सेपरेट किंगडम में और बोल दिया गया प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड एल्गे, स्लाइमोड, प्रोटोजोअन, फंजाई, बैक्टीरिया, एक साथ रख दिया इनको। मतलब कंक्लूजन ये निकलता है, सीधी सिंपल सी बात आप देखो, ये दौड़ शुरू किसने करी? सर कार्लस लिनस ने। उन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, पहले इंसान, ठीक, क्लासिफिकेशन दे दिया। उनकी कमियां निकली, जो कमियां निकली उसको उठा के नेक्स्ट साइंटिस्ट आए अर्नस्ट हैकल। उन्होंने कहा मैं 3 किंगडम जितने भी इसमें नहीं फिट हो रहे हैं ना एनिमल समझ पा रहे हैं ना प्लांट समझ पा रहे हैं, सारों का अलग ग्रुप बना दो। सारों का अलग ग्रुप बना दिया और वो ग्रुप कहला दिया प्रोटिस्टा, ठीक है, सॉरी हाँ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में उनने क्या क्या रखा? प्रोटिस्टा में एल्गे, स्लाइमोड, प्रोटोजोअन, फंजाई, बैक्टीरिया, 5 चीजें इंक्लूड कर दी। इसको ये वाला चार्ट मुझे चाहिए, सबकी कॉपी में बना लिया, ओके। नेक्स्ट, लेकिन इसमें भी कमी थी, है ना। तो कमी क्या आई? लिमिटेशन ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया एंड फंजाई को भैया एक ग्रुप में रख दिया, प्लेस्ड विथ एल्गे एंड प्रोटोजोअन। जब ये 4 चीजें अलग अलग है, अभी देखो हमने सबके बारे में पढ़ा ना कि प्रोटोजोअन कैसा होता है, एल्गे कैसा होता है, बैक्टीरिया कैसा होता है, फंजाई कैसा होता है। उन सबको आप एक में कैसे रख सकते हो? सबके अलग अलग कैरेक्टर्स थे, अलग अलग फीचर्स थे, अभी इतना सारा पढ़ के आए, उनको इनने सोचो आप एक में रख दिया, अलग में होना चाहिए था वो। फिर इन दिस किंगडम ए सेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वर केप्ट टुगेदर। इन्होंने मल्टी सेल्यूलर भी साथ में रख दिया, ए सेल्यूलर भी साथ में रख दिया, तो हो गया ड्रॉबैक। अब इनका ड्रॉबैक उठाया, आगे चले तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक ग्रुप बना मोनेरा का, एक ग्रुप बना मोनेरा का, दूसरा बना प्रोटिस्टा का, तीसरा बना मेटाफाइटा और 4th बना मेटाजोआ। अब देखो ऐसा है कि हर चीज ना अपने तरीके से करनी चाहिए, तो ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा कर रही हूँ वैसे ही आप लिखो, ज़रूरी नहीं है मैं जैसा डायग्राम बना रही हूँ वैसे ही आप बनाओ। आप मुझसे अच्छा बना सकते हो, आप मुझसे अच्छा लिख सकते हो, है ना। तो कोई भी चीज़ जब हम अपने तरीके से करते हैं तो हम बहुत अच्छी करते हैं। तो इन्होंने भी अपने तरीके से चीज़ें करी। क्या अपने तरीके से चीज़ें करी? इन्होंने कहा कि मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जो कहलाएगा मोनेरा, मोनेरा। और इस मोनेरा नाम के ग्रुप में मैं किसको रखूंगा? मोनेरा नाम के ग्रुप में इन्होंने रखा सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को, ठीक है। प्रोकैरियोट मतलब क्या होता है? जिनका प्रिमिटिव सेल होता है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना सेल, पुराना सेल मतलब जो ज्यादा एडवांस्ड सेल नहीं होता था, ऐसे ही न्यूक्लियर एनवेलप है नहीं, ऐसे ही न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, थोड़े बहुत सेल ऑर्गेनेली हैं नहीं भी हैं, ऐसे ही घुमा फिरा सा सेल है, पुराना मोनेरा में आ गया प्रोकैरियोट। दूसरा ग्रुप इन्होंने बनाया, उसको बोला कि तुम हो प्रोटिस्टा। क्या बोला? तुम हो प्रोटिस्टा। तो फिर प्रोटिस्टा में किसको रखा? इनने थोड़ा स्मार्ट चीज करी अपने तरीके से। प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा यूकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड जो यूकैरियोट्स थे, मतलब थोड़े एडवांस सेल थे, वो भी पुराने थे, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी पुराना है। तो यूकैरियोट्स तो थे, लेकिन वो कैसे थे? ब्रैकेट में लिख लेना, प्रिमिटिव थे। कैसे थे? प्रिमिटिव। इसके बाद इन्होंने लाया नेक्स्ट, अब अपन अभी तक क्या बोलते थे? एनिमेलिया और प्लांटे। इनने कहा एनिमेलिया प्लांटे नहीं बोलेंगे, मेरे हिसाब से बोलेंगे। मैं कह रही हूँ ना, अपने हिसाब से हर काम करना चाहिए। इन्होंने अपने हिसाब से बोला कि एक ग्रुप कहलाएगा मेटाफाइटा। मेटाफाइटा, फाइटा जो वर्ड है वो प्लांट के लिए यूज होता है,
किसके लिए यूज होता है? प्लांट के लिए। तो मेटाफाइटा में सारे के सारे क्या आ गए? प्लांट। ठीक है, सारे के सारे प्लांट्स आ गए। उसके बाद ये नेक्स्ट लेकर आए, उसको इन्होंने बोला मेटाजोआ। मेटाजोआ में फिर इनने अपने हिसाब से सारे के सारे एनिमल्स रख दिए। हो गया इनका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। थोड़ा मुझे भी थोड़ा सा देखकर ऐसा लगता है कि सही इन्होंने करने की कोशिश करी, क्योंकि इनने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग अलग कर दिया था। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में इन्होंने कहा क्या क्या था और कौन थे। It was proposed by Copeland in 1956. सर कूपलैंड ने किया था 1956 में। Established Kingdom Monera, इन्होंने नया, देखो प्रोटिस्टा पहले से था, एनिमल का पहले से था, प्लांट का पहले से था, नया इन्होंने बनाया था मोनेरा, जिसमें सारे ए सेल्यूलर प्रोकैरियोट, एक सिंगल सेल वाले प्रिमिटिव सेल वाले ऑर्गेनिजम्स रख दिए, कंटेनिंग इंसिपिएंट न्यूक्लियस लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया को इनने इस ग्रुप में रख दिया मोनेरा में। ठीक, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम वर मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटे यानी कि मेटाफाइटा, एनिमेलिया यानी कि मेटाजोआ। जूओलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जोआ मतलब मेटाजोआ, जूओलॉजी से आता है, जूओ मतलब होता है एनिमल, तो वो है एनिमल का किंगडम। मेटाफाइटा, फाइटा मतलब होता है प्लांट, फाइटो हार्मोन प्लांट के हार्मोन, तो फाइटा जहां लगा हो मतलब प्लांट के लिए यूज हो रहा है, तो मेटाफाइटा में सारे के सारे प्लांट्स आ गए। ठीक, तो ये हो गया हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको लिख लीजिए। लिख लिया? फाइन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये चार्ट बना हुआ है जो आपको बनाना है। क्या देखो, पहले इन्होंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लिए। क्या ले लिया? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने यहाँ एक तरफ रखा। फिर उन्होंने बोला एक मोनेरा है, दूसरा प्रोटेस्टा है, तीसरा मेटाफाइटा और मेटाजोआ। अब इसमें समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। देखो, मोनेरा में प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट भी आ गया, बैक्टीरिया भी आ गया, साइनोबैक्टीरिया भी आ गया जो अपना खाना खुद बना रहा है। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल यूकैरियोट्स, एग्जांपल एल्गे, प्रोटोजोअन और फंजाई, ये सारे आ गए। फिर प्लांट में किस किस को रखा? हायर प्लांट्स, सारे हायर प्लांट्स, यानी कि उस समय उन्होंने किसको रख दिया था? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, तो ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सबको रख दिया। फिर एनिमल में हायर एनिमल, चाहे वो वर्टिब्रेट हो चाहे वो इनवर्टिब्रेट हो, सारे के सारे जोआ में आ जाएंगे, मेटाजोआ। तो ये इनका क्लासिफिकेशन था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के भी लिमिटेशंस थे, और वो लिमिटेशंस क्या कहते थे कि प्रोटोजोअन, रेड, ब्राउन एल्गे, फंजाई वर प्लेस्ड इन प्रोटेस्टा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप प्रोटोजोआ, रेड और ब्राउन एल्गे, फंजाई और प्रोटोजोआ एक साथ कैसे आ सकते हैं। आपको भी पता है कि ऑर्गेनिजम्स में कितना बॉडी डिफरेंशिएशन है, अभी अपन आगे सब पढ़ के आए। तो ये इनने साथ में रख दिया, ये इनकी लिमिटेशंस थी। इसको लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सर R.H. विटेकर ने दिया था। मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ज्यादा आते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आधार है पूरी साइंस का आगे 11th-12th में। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। लेकिन पहले मैं आपको टाइम दूंगी कि आप पहले तो ये वाला चार्ट बना लो। बन गया? अब इसके बाद ये वाला लिमिटेशन लिख लो। लिमिटेशन लिख लिया? ओके, नाउ वी आर डन विथ टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट सेशन में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हर टॉपिक को रिवाइज करते चलिए। रिवाइज करने के लिए वीडियोस सीक्वेंस में मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको जरूर विजिट करना, चीजें और प्रॉपरली समझ पाओगे क्या क्या हम तैयारियां कर रहे हैं। तो वहां पे क्या करना है? www.magnetbrains टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे ऑफिशियल पेज ओपन होगा। ऑफिशियल पेज पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन होगा, उसमें नीट पे क्लिक करो, नीट में बायोलॉजी पर क्लिक करो, वॉच नाउ क्लिक करो, ऑफिशियल पेज ओपन होगा। यहाँ पूरी डिटेल है, नीचे पूरे सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएंगे, प्ले करो, इस तरीके से वीडियो प्ले होने लगेगा। आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हो। और क्या करना है आपको, अगर मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी तो मुझे कुछ आउटपुट चाहिए। आपको क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट में बताना है चीजें जो भी पूछी गई हैं, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बिना सब्सक्राइब किए बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी यहीं से बनेगी, दिक्कतें क्रिएट नहीं करनी है। सब्सक्राइब कर लेना, पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, सारी चीजों को ग्रास्प करते रहो। नेक्स्ट, शेयर जरूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स, सिबलिंग सबके साथ। आपको भी पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, वो भी इतने बड़े एग्जाम के लिए जो कि है नीट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
घर बैठे ऑनलाइन। आपको सिर्फ क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना और मेरे साथ बने रहना है। मेरे साथ आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, मैं हर बार आपको बताती हूँ। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।